हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग को पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पाषाण काल क्या होता है, तो अतीत का जो अध्ययन होता है, पहले तो इतिहास क्या होता है वो जान लीजिए। तो अतीत का जो अध्ययन होता है वो इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। और अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश। अफ्रीका महादेश को हम लोग मानव जाति का पालना कहते हैं और एशिया महादेश का सभ्यता का पालना। ऐसे याद रख सकते हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं और एशिया में सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से सभ्यता को पालन किया जाता है, इसलिए एशिया सभ्यता का पालन। जब एशिया सभ्यता का पालन हो गया तो अफ्रीका मानव जाति का पालना हो गया। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो हम लोग को साक्ष्य मिला था, मतलब प्रागैतिहासिक काल क्या है, कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे इतिहास का वह समय जिसमें मानव को नहीं लिखना आता था और नहीं पढ़ना। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो कौन सा काल था, तो वो था प्रागैतिहासिक काल। तो फिर प्रागैतिहासिक काल में कोई भी स्रोत नहीं मिला होगा लिखा हुआ, क्योंकि पढ़ने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो इसकी जानकारी केवल हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य से मिली, ठीक है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब पाषाण काल में जो हथियार यूज किए जाते थे वो पत्थर के यूज किया जाते थे। सबसे पहले जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की? 1863 में। और भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो मिलता है ना, ठीक है, खुदाई उदाई होता है तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, तो एक संग्रहालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है, वहीं पे हम लोग रखते हैं। और जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वो किसके अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पे जो नामाकरण किया गया था वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, और लिखावट के आधार पे जॉन ब्रूस ने किया था। तो पाषाण कालों को, पाषाण काल के बारे में हम लोग जान लिए। पाषाण कालों को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में बस 2 चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है आप लोगों को आग, और एक याद रखना है आप लोगों का, एक याद रखना है आपको आग, और एक क्या याद रखना है आप लोगों को, पढ़ते हम लोग को पता चल जाएगा क्या याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चित्रकारी। पूरा पाषाण काल में 2 चीज याद रखना है, क्या क्या? आग और चित्रकारी। पूरा पाषाण काल में क्या याद रखिएगा? आग और चित्रकारी, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12 लाख ईसा पूर्व तक, 12,000, 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था। ओके, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव जो था ना, वो खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात तो जीवन का उसका मुख्य उद्देश्य होता था जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए क्या करते थे। देखिए, पत्थर, पाषाण काल है तो औजार तो पत्थर का ही होगा, लेकिन उस टाइम जो औजार था ना वो बड़ा बड़ा रहता था पूरा पाषाण काल के बाद। लेकिन फिर यही मध्य पाषाण काल आया तो वही उसी को छोटा बनाया गया था, ठीक है। और जो आप लोग का है, क्या बोलते हैं, इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और चित्रकारी का जो है ना क्या बोलते हैं, वो जो हम लोग को उसका स्रोत कहाँ, उसका कहाँ मिला हुआ है चित्र, तो ये भीमबेटका के गुफा में मिला हुआ है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है, ठीक है। तो पूरा पाषाण के बारे में क्या याद रखेंगे? पूरा पाषाण काल के बारे में आग और चित्रकारी याद रखेंगे। चित्रकारी से भीमबेटका मध्य प्रदेश में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण वो 20 लाख से 12,000 था, ये 12,000 से 10,000 है मध्य पाषाण काल। तो इस काल में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है, पहले ही पता है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। मध्य पाषाण काल में जो मानव के हथियार थे वे छोटे आकार के थे, और छोटे आकार के हथियार को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। इस समय के मानव की सबसे बड़ी कार्य जो थी अंतिम संस्कार थी। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में बोली 2 चीज याद रखने के लिए, एगो आग, एगो चित्रकारी। मध्य पाषाण काल में भी 2 याद रखिएगा, एक तो माइक्रोलिथ मतलब हथियार छोटे थे, और दूसरा अंतिम संस्कार, ठीक है।
इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला था, तो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष आप लोगों का प्रतापगढ़ के सरायनहर तथा महादाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़, ठीक है, सरायनहर और महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। फिर हम लोग का है नौया उत्तर पाषाण काल। तो पहला था 20 लाख, क्या था आप लोग का 20 लाख से 12,000, फिर 12,000 से 10,000, फिर 10,000 से 3,000, 10,000 12,000 10,000, फिर 10,000 से 3,000 तक। तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इसी काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया। तो अस्थायी आवास कब आया? नवपाषाण काल में। कृषि कब आया? नवपाषाण काल में। पशुपालन कब आया? नवपाषाण काल में। पहिया कब आया? नवपाषाण काल में। मन का घड़ा जो है उसकी खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? सारा कुछ याद नहीं रखना है, आप लोग को याद रखना है। देखिए, पूरा पाषाण काल में आग चित्रकारी याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल में आप लोग याद रखेंगे एक तो अंतिम संस्कार याद रखेंगे, एक माइक्रोलिथ याद रखेंगे, नवपाषाण काल में याद रखेंगे आप लोग अस्थायी आवास, कृषि, पशुपालन, घड़ा, और एक था पहिया, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू, कौन सा जगह है? संगनकल्लू, याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। राख के टीले कहाँ मिला था? संगनकल्लू में। राख के टीले कहाँ मिला था? संगनकल्लू में, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान में है, वहां प्राप्त हुआ। आदमगढ़ और बागौर पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है भारत में? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? बागौर कहाँ है? बागौर तो राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है उसको याद रखिएगा उसके बारे में, जैसे मेहरगढ़ में गेहूं और जौ मिला था। भुरझोम में आदमी के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। कोल्डियाबा में चावल मिला था। चिरान में हड्डी का उपकरण मिला था। लेहुरा देव में चावल मिला था। दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे? दमदमा में। लेहुरा देव में क्या हुआ था? चावल मिला था। चिरान में क्या हुआ था? आप लोगों का हड्डी का हथियार होता था, उपकरण होता था। कोल्डियावा में क्या मिला था? चावल मिला था। एक आप लोग का बुरझो में तो बोल दिए, आदमी के साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और मेहरगढ़ में आप लोगों को गेहूं और जौ का मिला था, ठीक है, जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी में बच गए। गुफकराल, तो गुफकराल में आप लोगों का मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। मृदभांड का पहला प्रमाण पत्र कहाँ हुआ था? गुफकराल में, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का ताम्रपाषाण काल। तो यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, ठीक है, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। अब नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच डी संकालिया ने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया। यह पूछा हुआ है क्वेश्चन। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच डी संकालिया ने, ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही आप लोगों का था। प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हुआ। अब इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव को हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पीवाईक्यू है, तो हम लोग पीवाईक्यू वाला करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन से, या फिर आप लोग यहाँ से आंसर की देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन है। जैसे हम लोग लास्ट से देखते हैं, जैसे क्या है 28 के निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ता? तो ये बुरझोम अभी मैं बताई थी, ठीक है। फिर नवदा टोली तो संकालिया है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। फिर क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग में से किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। उस स्थान को नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। अस्थायी जीवन आप लोग का मेहरगढ़ से मिला है। फिर क्या भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका आप लोग का मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। फिर कौन सा स्थल? ये सब पीवाईक्यू पूछा गया हुआ है कोई ना कोई एग्जामिनेशन में, वही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से? तो चित्रकला भीमबेटका से संबंधित है, ठीक है। फिर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो दमदमा में। भारत के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका में। कोपेनहेगन तो आप लोग का थॉमसन याद रखना है। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक तो ताम्रपाषाण काल को ही कहते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ मिला था? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के थोड़ा सा देख लेते 17 का भी, ठीक है, कहाँ मिला था? 17 का महदाहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ मिला था? महदाहा से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का डी है, कहाँ से मिले हैं? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ से, ठीक है, 16, ठीक है। फिर क्या रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो पुरातत्वविद थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र। राख का टीला तो अभी संगनकलू था, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू का था। एक और क्वेश्चन क्या है 12 नंबर थोड़ा सा देख लेती हूँ, 12 का बी।
12 का क्या है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित किस स्थान पर कृषि के अवयव के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं सकता किंतु लिखित साक्ष्य मिले। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में था, क्या था, नहीं पढ़ा गया, नहीं लिखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इस काल में जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला शहर की खुदाई हुई थी ना, वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने 1853 में। सिंधु सभ्यता कितना दूर में फैला हुआ है? तो सिंधु सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। इसका कितना दूर में फैला हुआ है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 से लेकर 1750 तक हुआ। सिंधु सभ्यता का कब से कब तक चला था? 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, देखिए, ये आप लोग याद रखिएगा ये। ठीक है, इसका सिंधु सभ्यता के मतलब इसका चौहद्दी बोलते हैं ना भाई। तो क्या क्या है आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में है मांडा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक था, डमिशक करके अच्छा, वो मैं ट्रिक आगे कहीं लिखा होगा तो मैं बता दूंगी, सर ही बताए थे। चलिए, तो उत्तर में क्या है आप लोगों का? मांडा। क्या है आप लोगों का? मांडा। और ऊपर में मांडा है, नीचे में दैमाबाद है। ऊपर में मांडा, नीचे में दैमाबाद, मतलब उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दैमाबाद है। और पूरब में आलमगीरपुर है। ठीक है, ऊपर में पूरब में आलमगीर है और पश्चिम में सुतकांगेडोर है। और मांडा जो है वो चिनाब नदी पे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, और दैमाबाद प्रवरा नदी पे है, और सुतकांगडोर आप लोग का दास्क नदी में है। ठीक है, तो इसका चौहद्दी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऊपर में याद रहता है मांडा, दैमाबाद, इधर है आप लोगों का आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। तो इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। जगपति जोशी ने 1982 में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंड नदी के किनारे थी। यागदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था, हिंडा नदी आलमगीरपुर। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के देवाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सारा जितने भी सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल है, सबका एक जगह दे गया हुआ है कि कौन किस नदी के किनारे है, कब उसका उत्खनन हुआ, कौन किया और कहाँ पे है। तो देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा पहले हम लोग सबका क्या याद कर लेते हैं, क्या याद करते हैं, कोई एक ही चीज याद करते हैं ना, एक एक करके याद करते हैं। जैसे हड़प्पा है ना, तो हड़प्पा अभी कहाँ पे है? तो पंजाब में है। क्या बोलते हैं, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है? भारत में। धौलावीरा कहाँ है? भारत में। चनोद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। देखिए, दरो जिसमें भी लगा हुआ ना, दरो दरो या हाँ, दरो या दीजी, वो आप लोग का पाकिस्तान में ही मिलेगा। ठीक है, और बाकी सब भारत में मिलेगा। दरो दीजी ये आप लोग का, जैसे मोहनजोदड़ो में दरो आया, चनहोदड़ो में दरो आया, कोट दीजी में दीजी आया, तो दरो दीजी आया तो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, और देखिए हड़प्पा तो पाकिस्तान में याद रहेगा। मोहनजोदड़ो में दरो है तो पाकिस्तान में होगा, चनहोदड़ो में दरो है तो पाकिस्तान में होगा, कोट दीजी में दीजी है तो पाकिस्तान में होगा, और सुतकांगे डोर ये आप लोग का भी पाकिस्तान में है, और सुतकाको भी पाकिस्तान में, बाकी सब भारत में है। ठीक है,
हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी। बस एक ही याद रखिएगा, ये माधव स्वरूप बस नहीं पूछता है, दयाराम साहनी याद रखिएगा। हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी, कालीबंगन का बीबी लाल और बीके थापर, धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट, चनहुद्रो का गोपाल मजुमदार, लोथल का रंगनाथ राव, कोटदीजी का फजल अहमद खान, बनावली का रविंद्र सिंह बिष्ट, रोपर का यगदत्त शर्मा, रोपर यगदत्त शर्मा याद रहेगा। ठीक है, रंगपुर रंगनाथ राव से रंगपुर, रंग से रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव याद रहेगा। आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा, आलमगीरपुर और रोपर दोनों का यगदत्त शर्मा याद रहेगा। आलमगीरपुर, देखिए आलमगीरपुर रस र पे खत्म हुआ तो रस दूसरा स्टार्ट रोपर, ये दोनों यगदत्त शर्मा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा पूछता है हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। ठीक है, और लोथल का रंगनाथ राव। ठीक है, चनहुद्रो का गोपाल मजुमदार। ठीक है, तो हड़प्पा 1921 2122 दोनों लगातार ही है, 21-22 तो ये दोनों याद रहेगा। ठीक है, कालीबंगन 1961 से लेकर 1969 के बीच के है, धौलावीरा 1990 से 91, चनहुद्रो 1931। ठीक है, नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगन घग्गर नदी, धौलावीरा का नहीं है, चनहुद्रो का सिंधु नदी, लोथल का भोगवा, कोटदीजी का सिंधु, बनावाली का सरस्वती, रोपर का सतलज, रंगपुर का मादर, आलमगीरपुर का हिंडन वो हम लोग उसमें भी देखे थे। असूद का अंगेडोर का दास किया, दोनों तो पता होना चाहिए आप लोगों को, उसका चौहद्दी में देख चुके हैं, और ये लास्ट वाला तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो अब सबके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते थे। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिला में स्थित है। पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ के वस्तुएं कहाँ, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो यहाँ से हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है जो इम्पोर्टेंट है वही है, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, अन्नागार, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 का कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हड़प्पा से मिला हुआ है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। फिर हम लोग का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो 1922 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक इसी लिखा हुआ है। फिर इसकी खुदाई सन 1900, मोहनजोदड़ो का यहाँ पे 22 लिखा हुआ था ना, हाँ मोहनजोदड़ो का 22 में ही हुआ था। ठीक है, हड़प्पा का 21 में हुआ था, अच्छे से याद है मुझे। ऐसे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी खुदाई सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पे। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला है। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है? पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। सबसे बड़ा अन्नागार के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो वो मोहनजोदड़ो का है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सीलखड़ी से हुआ है। अब चनहुद्रो हम लोग का 1931 में इसका खोद किसने किया था? गोपाल मजुमदार। यह भी इंपॉर्टेंट है, चनहुद्रो 1931 गोपाल मजुमदार। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्गरहित है। दुर्गरहित कौन है? चनहुद्रो। कब खोजा गया? 1931 में। कौन खोजे? गोपाल मजुमदार। यह एक औद्योगिक शहर है, यहाँ से मिला था। यहाँ से मेकअप गुड़िया, शीशा, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, मन का सुई, मतलब इसमें तैयारी वारी होने वाला, ठीक है, सुंदर बनने वाला सारा कुछ चनहुद्रो में मिला था। ठीक है, फिर आप लोग का रोपर, आप लोग का 1553 में ये। चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? रोपर नदी के बारे में। ठीक है, सॉरी रोपर के बारे में। तो रोपर की खोज कब हुई थी? 1553 में। इसकी खुदाई किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने। रोपर की खोज 1953 में और यगदत्त शर्मा ने। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। ठीक है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए मोहनजोदड़ो का कब है। ठीक है, और आप लोगों का चनहुद्रो 1931 और गोपाल मजुमदार। ठीक है, और आप लोगों का रोपर का यगदत्त शर्मा 1953 में। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। रोपर में यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा भी शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम में मिला है। देखिए जो बुरझोम में आप देखे थे ना कि मानव के साथ कुत्ताओं को दफनाया जाता था, ठीक उसी प्रकार आप लोगों का ये आद्य ऐतिहासिक काल में रोपर में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा रोपर में आप लोगों को नवपाषाण काल के ही तरह एक ऐसा जगह मिला था जहाँ पे रोपर में, ठीक है, रोपर में और बुरझोम दोनों में क्या मिला था? यही
मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। फिर बनावली, नाम तो है बनावली लेकिन यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं था। यहाँ के सड़क भी जो था ना वो टेढ़ा मेढ़ा था। नाम के अपोजिट काम था इसका। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके इसके समीप रंगोई नदी है जहाँ नल जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मतलब बनवाली नाम है। ठीक है, और नहीं यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, हरियाणा में है ये। फिर हम लोग का कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई है। इसकी खुदाई बीके थापर और तथा बीबी लाल ने की है। ठीक है, कालीबंगा की खोज कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बीके थापर और तथा बीबी लाल ने की थी और इसकी खोज अलमनंदा घोष द्वारा की गई थी। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। सुरकोटदा, तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। सुरकोटदा की खुदाई किसने करवाया था? जगपति जोशी ने करवाया था। यह कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। लोथल, लोथल, इसकी खुदाई एसआर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवीरा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक है, फिर हम लोगों का लोथल में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, युगल सावधान कहाँ से मिला है? लोथल, लोथल से। युगल सावधान कहाँ से मिला है? लोथल से। ये इंपॉर्टेंट है। ये लोथल में जो घर के दरवाजे थे ना वो सड़क की ओर खुले थे। लोथल में क्या हुआ था? आप लोग की फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। गोदीवारा का साक्ष्य लोथल से मिला था। सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। लोथल की खुदाई किसने की थी? एसआर राव ने भोगवा नदी के किनारे। फिर हम लोग का है रंगपुर, तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी कहाँ से मिली है? रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी बोलेंगे और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सीधा पूछा जाएगा तो धौलावीरा बोलेंगे। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और पूरा पूरा सीधा पूछा जाएगा सबसे बड़ा तो धौलावीरा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। अब हम लोग का है कुणाल, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। चांदी के 2 मुकुट कुणाल से मिला है। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा यह पूरा पश्चिम दिशा में थी। ये यहाँ सिंधु सभ्यता की विशेषता ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। वस्तु का आयात, जैसे सोना कहाँ से, किस प्रदेश से? तो सोना आता था आप लोग का अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतरी ओमान। टीन ईरान, अफगानिस्तान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। सिंधु घाटी के समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। इसका जो लिपि था वह भाव चित्रात्मक था जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा गया। लिपि को कैसे लिखा गया था? दाएं से बाएं की ओर लिखा गया था। इसके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। फिर अब हम लोग का यहाँ विद्वान
देखिए अलग अलग साइन जो है ना विद्वान, वो अलग अलग चीज बताए हुए कि सिंधु सभ्यता आखिर कैसे खत्म हुआ। तो कोई बोलता है क्या कि जो बाह्य और आर्य का आक्रमण हुआ इस वजह से खत्म हुआ, कोई बोलता है बाढ़ के वजह से, कोई बोला जलवायु परिवर्तन की वजह से, कोई बोला प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी सब आ गया। सब अलग अलग आदमी बोले हुए हैं, यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों का इतना ही था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग को मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ेंगे, मिस्र सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, फिर हम लोगों का पहले तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल खत्म किए, फिर हम लोग का आद्य ऐतिहासिक काल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना था और आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे। फिर हम लोग का दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के मध्य में हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस टाइम चल रहा था उस टाइम मंदिरों को क्या बोला जाता था, जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे, सोमेरियन, बेबीलोन, सीरिया, कैल्ड्रिया। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता, यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया था। मिस्र सभ्यता जो था ना, इसका विकास किसने किया था, फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। तो रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व की है। इसे इटली, रोम का सभ्यता इटली में हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। फिर हम लोग का है एक फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व की है। यह वर्तमान ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, सपाटा। तो सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। सपाटा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्रस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो हम लोग वन लाइनर कर लेते हैं। वन लाइनर के बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ कर लेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिखा दूंगी, आंसर दिखा दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम लोगों का प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल के वीडियो में ऐतिहासिक काल से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि आगे से इसी वीडियो में पूरा का पूरा मैं खुद याद कर लूँ। अगर मैं अपने आप को याद करवा पाऊंगी, मतलब क्या आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि दोबारा तो मैं पढ़ूंगी नहीं, जो इस वीडियो में है बस इतना ही मैं पढ़ूंगी। तो और मुझे किसी भी हाल में याद करना ही है, तो मैं आपको भी याद करवा दूंगी, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 मुख्य खदान पाई गई थी, तो गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है, तो गुजरात से चलता है। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था, तो आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन 2 प्रमुख चीजें की प्राप्ति हुई, तो गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था, तो सिंधु सभ्यता का त्रिभुज के आकार का त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, तो हम लोग देखे थे 13 लाख किलोमीटर था लगभग, ठीक है। यहाँ पूरा एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है, तो 100 स्थलों का। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, तो नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है, तो विशाल स्नानगार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, तो सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, सेंडन। बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है, मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं, आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली है, 5 किलोमीटर।
ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो भगवानपुरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्य स्थल कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन है, भारत में पूछेगा तो धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था तो धौलावीरा। हड़प्पाकालीन की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो मोहरें वर्गाकार होती थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट। किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती है? लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित है? द्रविड़। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल है मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो लोथल है। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जो पुरातात्विक के मता अनुसार 7 बार उजड़ कर बसा है, मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुए? गार्डन चाइल्ड, व्हीलर। देखिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मान्यता था। कोई बोला था आर्यों के आक्रमण से, कोई बोला था जलवायु परिवर्तन, सारा कोई बोला था बीमारी आ गया था, महामारी। तो कौन बोला था क्या किसे जो ये सैंधव सभ्यता खत्म जो हुआ था ना वो विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से हुआ था? तो वो एक गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। किस इतिहासकार ने कहा था जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? तो आर.एल. स्टाइन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। भारतीय पुरातत्व, तो ये आप लोग का क्या है, किसके बारे में दिया हुआ है? वही हड़प्पा सभ्यता का 1921 में हुआ था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था सिंधु सभ्यता। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है रंगपुर, गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। दधोरी एक पर्वतीय हड़प्पीपुरा स्थल है, पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चन्हुद्रो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो J.H. मैके। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। हाथी दांत लोथल में, हाथी में भी था है लोथल में भी था है, तो हाथी दांत लोथल में। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, मानव समाधान। फिर जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, शेर तथा गाय, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। अब इसके बाद आप लोग का वस्तुनिष्ठ है जो कि PYQ क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है ना, सारा के सारा वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो आप लोग है ना इसका आंसर देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 70 नंबर है, 70 का क्या है? डी। मतलब क्या वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो कपास की खेती का भारत में हुआ था। सब कपास की खेती का भारत में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सारा मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं आद्य ऐतिहासिक काल से सभी है। जैसे क्या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता था 2500 से 1750। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में किया जाता? तो सेलखड़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में था, मांडा था जम्मू कश्मीर में, इधर आलमगीर था, ठीक है। और इधर ऊपर में मांडा था, नीचे में यही सब जो मैं आप लोग को बताई थी ना, वहीं से वहीं पे वही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जौ। फिर निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, तो सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का दयाराम सैनी है, ठीक है। फिर क्या हड़प्पा किन वर्गों में विभक्त था? तो 4 वर्गों में विभक्त था, ठीक है। फिर आप लोग का सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। और
सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, और नीचे मैं आंसर देती हूँ। मैं अभी ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बस मैं आपको थ्योरी पढ़ा दी हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं हूँ ना, जो आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का PYQ आता है ना, उस बुक से पूरा मैं सॉल्यूशन उसे टिक कर लूँगी। ठीक है, ताकि बाद में बार बार पीछे जाकर ना देखना पड़े, और फिर हम लोग अच्छे से उसको देख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पहले थोड़ा सा शुरू में जाते हैं और मैं आप लोग को बताती हूँ कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए और हम लोग को क्या पढ़ना बाकी है। और जो भी पढ़ेंगे हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, फिर कल आएंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पीछे का मैं रिवाइज करवा दूंगी। जैसे कि हम लोगों को हिस्ट्री को 3 पार्टों भागों में बांटा गया। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल खत्म, मध्य पाषाण काल खत्म, नव पाषाण खत्म, ताम्र पाषाण खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता खत्म। अब हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कल से। तो हम लोग का ये 2 टॉपिक तो खत्म कर दिया, अब ऐतिहासिक काल खत्म करना है, फिर हम लोग का हिस्ट्री कंप्लीट। बस इतना ही तो पढ़ना है। आप लोग को लगता है इतना सारा है GS में, मैं आप लोग को तुरंत कंप्लीट करवा दूंगी हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।